ইমৰান খানক কোনে প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ কৰিছিল এই মুহূৰ্তত আমি যি ভিডিঅ' দেখুৱাইছো ইমৰান খানে নিজে এই মুহূৰ্তত এই আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত আহত হোৱাৰ পিছত আক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ পিছত তেওঁ কিছু কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰে का कोई भी मतलब ले लें मतलब तो ये है कि उन्होंने पता था कि साजिश हो रही है रास्ता नहीं रोका ये आ जाते हैं। अब होता क्या है एस्टेब्लिशमेंट को इस मुल्क में आदत पड़ गई थी कि जिधर वो लोगों को धकेलेंगे लोग उधर चले जाएंगे, जब वो चेंजेस लेके आते हैं मिठाइयां बढ़ती हैं। एस्टेब्लिशमेंट को आदत थी, उनको एक धचका पड़ा कि इस बारी पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया कि नहीं ये जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे हैं हम इनके साथ नहीं जाना चाहते और इसलिए वो पब्लिक सड़कों पे आ गए। मैंने अवाम से मैं उठा हुआ हूं, मैंने तो कोई मेरी किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मेरी पार्टी तो नहीं बनी थी जिस तरह नवाज शरीफ बना था या जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो बना था। मैं तो 22 साल स्ट्रगल करके अवाम से ऊपर आया था, तो मैंने तो अवाम में वापस जाना था और अवाम ने जिस तरह मैं अब क्या कहूं मेरी पजीराई की, जिस तरह उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मैं तो खुद ही उस पर भी हैरान रह गया। गर्मी की इंतहा, यानी इस बारी अप्रैल और मई दुनिया में कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे गर्म मुल्क था, इतनी गर्मी थी और एक से एक बड़ा जलसा पब्लिक ने आना शुरू हो गया। हमने एक लॉन्ग मार्च अनाउंस की 25 मई को। जब हमने लॉन्ग मार्च अनाउंस की तो इन्होंने 3 लॉन्ग मार्चेस हमारे खिलाफ की। हमने समझा कि आइन और कानून हमें इजाजत देता है, हमने इनको कहीं रोका नहीं था, हमने इनको इजाजत दे दी तो ये भी मैं आने देंगे। इन्होंने जो तशद्दुद किया, जो लोगों के घरों में 2-2 दिन पहले रातों के 3 बजे जाके इन्होंने जिस तरह का तशद्दुद किया, ना चादर ना चार दीवारी, लोगों को उठा के लोगों को जेलों में डाला। किस वजह से? उसके बाद इन्होंने जब वो प्रोग्राम में एहतजाज हुआ वहां इस्लामाबाद में, उनके ऊपर शेलिंग, फैमिलीज निकली हुई हैं, उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग की और हम हैरान कि क्या इनके लिए जायज है लॉन्ग मार्च और हमारे लिए नहीं है। ऊपर से पहले आप बैरूनी साजिश के तहत आए, फिर सारे चोरों को ऊपर बैठा दें, हम एहतजाज करें तो हमें भेड़ बकरियों की तरह डंडे मारे। तो उसके बाद इन्होंने समझा कि पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, मम्मी डैडी पार्टी है, यहां तो औरतें बच्चे आते हैं, तो इन्होंने समझा कि खत्म हो जाएगी। और ये समझे नहीं पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि बंद कमरों में जब फैसले होते हैं आपको नहीं पता कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा होता है। जो इंफॉर्मेशन ये लेते हैं, अगर इनकी इंफॉर्मेशन ये करेक्ट होती तो इस मुल्क में इतने ज्यादा हादसे ना हुए होते। इंफॉर्मेशन किधर से आती है, ग्राउंड का सिचुएशन नहीं पता। जब देख रहे हैं कि पब्लिक निकली हुई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इनको कौम नजर आ रहा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रही है, बजाय वो साइंस देखने के लिए जिस तरह भेड़ बकरियों को मार मार के सीधे नहीं करते, वो शुरू हो गया करना। बाय इलेक्शन आया 17 जुलाई को। 17 जुलाई के बाय इलेक्शन में सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हुई। इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म की धांधली की इनके लिए। ईवीएम मशीन उसने इसलिए नहीं आने दी क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने जाली वोट्स रजिस्टर करवाई हुई हैं हर हल्के में। नहीं तो कॉमन सेंस है कि सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो 2015 के अंदर जो जुडिशियल कमीशन बैठी थी धांधली पे, उसमें एक चीज वाज़ेह होगी कि अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन्होंने जान के नहीं आने दी, इस इलेक्शन कमीशन ने रोका। इन दोनों पार्टीज, इन्होंने मुखालफत की और हैंडलर्स ने मुखालफत की, क्योंकि मैनिपुलेट नहीं हो सकते इलेक्शन। उसके बाद बटन दबाओ तो रिजल्ट आ जाता है। हम हैरान, हम चाह रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहली दफा गवर्नमेंट ने कोशिश की और इन्होंने अपोज किया। उसके बावजूद पीटीआई स्वीप कर जाती है, तहरीक साहब जीत जाती है, सारे दंग रह जाते। फिर भी साइंस नहीं पढ़े कि कौम किधर खड़ी है। उसके बाद मजीद और प्रेशर, धमकियां, और उसके बाद क्या होता है कि एक चेंज होता है, एक हैंडलर आ जाता है इस्लामाबाद, फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल फैसल।
وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں، اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہا ہے ان کے لیے سختیاں، جو جرنلسٹ تحریک انصاف کو فیور کر رہا ہے ان کے اوپر سختیاں. ہمارے ممبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایم پیز کو، یہ ذرا سنیں، ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان کو. کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس وہاں کرپشن کیسز ہیں، اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کی گندی ویڈیوز ہیں، وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے. یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی اور یہ استعمال کر رہی ہیں، بجائے ریئلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. لوگ چور نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ایک غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو. دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا، کیونکہ آپ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. فورن فنڈنگ کیس پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے، اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں اب پارٹی جائے گی، پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے، اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی. ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آ گئے. توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے، جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی. اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے. توشہ خانہ کیس چلا گیا اس میں، جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. وہ وکیل جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر دی. کیوں جی؟ وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہمیں اکٹھا لیول پلینگ فیلڈ دو. وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے، جو ہدایبہ پیپر ملک، یہ ہدایبہ پیپر ملک سمجھ لیں، اسحاق ڈار نے جج کے سامنے اپنی فری ول سے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، جس کو سیکشن 164 کہتے ہیں. 164 بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا، وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے. تو یہ 25 اپریل 2000 میں اسحاق ڈار وہاں بیان دیتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے چوری، ان کے چوری کا پیسہ منی لانڈر کرتا ہوں انگلینڈ. وہاں قاضی فیملی کے بینامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں، شریف فیملی کا وہاں سے، اور پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان آتا ہے اور شریف فیملی کے اندر چلا ہے. یعنی سیدھی سیدھی چوری. ہدایبہ پیپر ملک میں NRO مل جاتا ہے، ڈسپائٹ کہ وہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ میں کنفیس کر رہا ہے کہ میں منی لانڈرر ہوں شریف خاندان کا، اور ان کو بتا رہا ہے کہ کرپٹ ہے، NRO مل جاتا ہے. وہ نواز شریف جو کہ پھر ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ اس کی پینما پیپرز کے اندر پکڑی جاتی ہے، تسلیم کر دیتا ہے ہماری. اب پیسہ کدھر سے آیا وہ بتا نہیں سکتے، کبھی قطری خط آ جاتا ہے، پھر ایک کوئی فیک ڈیڈ آ جاتی ہے، ٹرسٹ ڈیڈ، وہ کلیبری فونٹ والی. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتائی کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 اپارٹمنٹس آپ کی جو آپ تسلیم کر رہے ہیں ہماری ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو اور مجھے ایک ہی طرح لیول پلینگ فیلڈ دو. عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ 34-35 سال پہلے لیا، کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشنل. عدالت نے جب مانگا سارا ریکارڈ دیا. ریکارڈ کا مطلب کہ ایک 40 سال کے کانٹریکٹس دکھائے گئے، کدھر سے پیسہ آیا، کیسے فلیٹ خریدا، بیچا کتنے کا، منی ٹریل پاکستان بینکوں کے تھرو پیسہ آیا. اور مجھے اس سے کمپیئر کر رہا ہے جو اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں. بیٹوں کی پراپرٹی باہر ہے، وہ بیٹا علیحدہ، وہ جو حسن شریف وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ 9-10 ارب کے گھر کدھر سے آیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. تو لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے، اور وہ ڈسکوالیفائی کرے توشہ خانہ کیس. اب کو 8 دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے PTI کے خلاف فیصلہ دیا، 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں، اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ.
अब हम फिर अदालत में जाएंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसको इतनी शर्मिंदगी होगी, और इसमें शर्म नहीं है सिलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये नून लीग के घर, नवाज शरीफ के घर का नौकर है और भी हैंडल होता है पीछे से। ये बिल्कुल ये इसके ऊपर मैं फिर केस करूंगा, हर्जाना करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि उसके मेरे पर गलत इल्जाम लगाया है। और फिर एफआईए केसेस कर रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने लीगल फंड रेजिंग की है पाकिस्तान में, वो तहरीक इंसाफ है। 40,000 का हमारा डेटाबेस है, किसी पार्टी के पास है ही नहीं, इनके पास कोई डेटाबेस ही नहीं है। अच्छा, वो इनसे पूछ ही नहीं रहा कि किधर से आपने पैसे इकट्ठे किए। जिस पार्टी ने पैसे इकट्ठे किए उनसे पूछ रहा है। अच्छा, वो जवाब भी दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि जिन्होंने 10-10 साल पहले पैसे दिए थे पीटीआई को, उनको एफआईए कांटेक्ट करके उनको हरास कर रही है, ताकि पीटीआई के जो डोनर्स हैं वो भाग जाए पीटीआई से, कि पैसा ना इकट्ठा कर सके पीटीआई। वो पार्टी जो पब्लिक से पैसा, जो सारी दुनिया में होता है, उस पार्टी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो दो पार्टीज बता ही नहीं सकती कि पैसा किधर से इकट्ठा करते हैं, और इसका वर्ड है क्रोनी कैपिटलिज्म। ये पहले बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करते हैं और फिर उनसे उनको पैसे, उनको मौका देते हैं पैसे बनाने का, फिर उनके साथ या प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं और फिर उन्हीं से डोनेशन ले लेते हैं। इनके पास तो डोनर बेसिक कोई नहीं है। हम क्यों फैसले कर सकते हैं पब्लिक के लिए? हम क्यों बड़े बड़े माफियाज के खिलाफ खड़े हुए, जिस तरह शुगर माफिया? क्योंकि हमारे पास पब्लिक का डोनर बेस है, हम पब्लिक से पैसे इकट्ठे करते हैं, इसलिए हम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं। ये है छोटी सी एलीट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज के साथ आई। तो एफआईए हमारा नुकसान पहुंचा रही है हमें, कि हमारे केसेस हमारे, ताकि हमारे डोनर्स भाग जाए। उसके अलावा इन्होंने सहाफियों से क्या किया? जब से ये आए फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल, जो सहाफियों से किया इन्होंने, ये पाकिस्तान, मुशर्रफ के मार्शल लॉ मुझे याद है, मुझे उसने जेल में डाला, लेकिन मुशर्रफ का मार्शल लॉ लिबरल था। इसके मुकाबले में जो आजकल हो रहा है, जो सहाफियों से हो रहा है, जो इमरान रियाज, उसको पकड़ के जेल में, फिर रियाज अमीर उसको मार पटवाई, जलील करवाया, समी इब्राहिम सीनियर रिस्पेक्टेड लोग, उसको गुलाम हुसैन चौधरी तकरीबन 80 साल का, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। और जो अरशद शरीफ से किया, यानी ये कौम कभी माफ ही नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ मेरी नजर में पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और नंबर 1 क्रेडिबिलिटी थी। सबको पता था कि ये बिकता नहीं है, सबको पता था इसका खौफ किसी से नहीं। उससे जो किया है, मुल्क से बाहर भाग, मुझे पता है उसके पीछे कौन पड़ा हुआ था। अरशद शरीफ के घर वालों को पता है कि कौन पड़ा हुआ था उसके पीछे, सहाफियों को पता है कि कौन उसके पीछे पड़ा हुआ था, कि क्यों उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और फिर क्यों वो दुबई से आगे जाना पड़ा उसको। सबको पता है कि कौन पीछे पड़ा हुआ था उसके। और जो उसकी शहादत हुई, ये इस मुल्क की तारीख का मैं समझता हूं अफसोसनाक मोड़ है कि जितनी सहाफत ऊपर चली जाती है, माशरे को वो लिफ्ट कर देती है, माशरे के वैल्यूज लिफ्ट कर देती है, माशरे को अमर बिल मारूफ पे लगा देती है। ये सहाफियों का काम होता है, मोरालिटी माशरे की रेज करे। और जिधर कौन आजकल फेवरेट्स बने हुए हैं, लिफाफे, जो ज़मीर बेचने वाले सहाफी, जिनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। आप सिर्फ ये देख लें कि किन लोगों की आज व्यूअरशिप ऊपर है और किन की नीचे है, आपको पता चल जाएगा अवाम किधर खड़ी। अवाम बेवकूफ नहीं है। ये जो अवाम आपको बार बार मैसेजेस बता रही है कि वो एक अब्राहम लिंकन की सेइंग है कि यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। थोड़ा वक्त सबको पागल बना सकते हैं, सारा वक्त कभी कोई इंसान नहीं, माशरा पागल नहीं बन सकता। तो लोगों को पता है क्या हो रहा है और लोग बता रहे हैं। फिर इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन हुआ हमारा, 9 सीटों पे मैं खड़ा हुआ सिर्फ एक पॉइंट बताने के लिए कि अवाम किधर खड़ी। 9 सीटों में से 8 जीता,
ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया में कभी एक पार्लियामेंटेरियन 12 सीटें नहीं एक असेंबली में जीता। फिर अवाम बता रही है वो किधर खड़े हैं, लेकिन नहीं, अवाम की नहीं सुननी। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, किसी तरह इसके ऊपर केसेस बनाओ, किसी तरह इसको गंदा करो, इसके ऊपर मड स्लिंगिंग करवाओ, इसको साबित करो कि जनाब ये भी बाकियों की तरह है, और ये साबित करो कि जनाब यहां पॉलिटिशियंस ये तो सारे एक ही तरह के हैं, और जो भी फैसला होगा वो पीछे बैठ के हैंडल्स करेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा जलसे रिकॉर्ड, मैं पता नहीं 60-70 कितने जलसे कर बैठा हूं, मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को ऐसे नहीं निकलते देखा। इलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने, इन्होंने फैसला किया, और फैसला पहले किया मुझे मरवाने का। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि इन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी हुई है कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे, ताकि ये 4 लोग ये ना हो कि यहां हमें एक আৰু ইয়া ইমৰান খান এক্সক্লুসিভ, অৰ্থাৎ ইমৰান খানে এই ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি হয়তো তেওঁৰ হাতত হয়তো সেয়া বেণ্ডেড হয়তো আপুনি দেখিছে, ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ পিছত তেওঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ধৰণে তেওঁ দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে, আৰু ISIৰ বিৰুদ্ধে লগতে পাকিস্তানৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিছু ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। চৰকাৰে কি ধৰণে গোটেই প্ৰশাসনতন্ত্ৰক ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইমৰান খানে। ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ আনিছে ইমৰান খানে, আৰু তেওঁক হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল, এই ধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বাকী গোটেইখিনি তেওঁ কি ধৰণে চৰকাৰ চলিছে, কেনেকৈ তেওঁক হেঁচা দিয়া হৈছে, তেওঁৰ দলক হেঁচা দিয়া হৈছে, গোটেইখিনি কথা তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। হাস্পতালৰ পৰাই সম্বোধন কৰিছে দেশবাসীক।